यदि हम देखें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला पार्ट होता है इसका मस्तिष्क, है ना? जो हमारा मस्तिष्क है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग पहला है हमारे पास मस्तिष्क, ठीक है ना? तो मस्तिष्क जो आवरण होता है, मस्तिष्क आवरण के 3 भाग होते हैं। दृढ़ तंत्रिका, मृदु तंत्रिका और जाल तंत्रिका, ये 3 भाग होंगे। एक तो दृढ़ तंत्रिका होगी, मृदु तंत्रिका होगा और जाल तंत्रिका होगा, ठीक है ना? वह आवरण जिससे सारा मस्तिष्क का आवरण कहलाता है, ये सारा मस्तिष्क का आवरण कहलाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क जो सबसे आगे होता है उस भाग को हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। देखो अग्र मस्तिष्क के पुनः 3 भाग हो गए, इसके भी 3 पार्ट हो गए। कौन-कौन से? जैसे देखोगे प्रमस्तिष्क, ठीक है ना? घ्राण पिंड और तीसरा हमारे पास डाइटन सिफेलॉन, ठीक है ना? 3 भाग हो गए। अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है लगभग 80% भाग क्या होगा? प्रमस्तिष्क द्वारा घेरता है। और ये हमारी योग्यता होगी जैसे ज्ञान, तर्क, बुद्धि, ये प्रमस्तिष्क का काम है। कि जैसे ज्ञान होना, तर्क होना, बुद्धि होना, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं तो उनका प्रमस्तिष्क बहुत अच्छा काम करता है ना? और जो घ्राण पिंड होता है वो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जो हमारी सूंघने की क्षमताएं हैं उनको नियंत्रित करता है। और तीसरा है डाइटन सिफेला, ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं कैसे होगी? जैसे जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं रहते, है ना? हम चाहें कि भूख न लगे तभी भूख लगती है, अनैच्छिक क्रिया। उसके बाद जैसे हम चाहें कि प्यास न लगे, देखिए प्यास क्या होती है? लगती है हमें। तो ये हम हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते, ये अनैच्छिक क्रिया है। नींद हम चाह रहे नहीं आए, लेकिन फिर भी नींद आ जाती, ये अनैच्छिक क्रिया है ना? ये कहाँ से नियंत्रित होती है? ये होगी डाइटन सिफेलॉन से, ठीक है? 3 भाग यहाँ पर हमारे पास किसके हो गए? अग्र मस्तिष्क से। जैसे देखो ये अग्र मस्तिष्क है, ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है, जिससे मस्तिष्क का ये वाला भाग है, ये अग्र मस्तिष्क है, ठीक है ना? दूसरा यदि हम देखें इसमें, दूसरा होता है पश्चिम मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये है, यहाँ जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये मध्य मस्तिष्क है। और पश्चिम मस्तिष्क कहाँ पर है? पश्चिम मस्तिष्क इधर गिला हुआ है, देखो, ये पश्चिम मस्तिष्क, ये वाला, है ना? मध्य मस्तिष्क तो ये वाला भाग हो गया, है ना? प्रमस्तिष्क हो गया, देखो प्रमस्तिष्क हो गया, कपाल खोपड़ी हम जिसको कहते हैं, है ना? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है मध्य मस्तिष्क। तो ये किसका है? 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, सॉरी मध्य मस्तिष्क और तीसरा हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क। 3 प्रकार के मस्तिष्क, 3 भाग में, एक ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। फिर इसके अलग-अलग पार्ट है ना? इस चित्र को आप बना सकते हैं क्योंकि मुझे सबसे बेहतरीन चित्र लगा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है? देखो अनुमस्तिष्क ही है, यहाँ पर बनाया गया इस प्रकार, क्योंकि चित्र बनाने के लिए सरल है इसलिए मैंने इसको वहाँ से लिया। ठीक? ये है बेटा, इस चित्र को बनाना सीखना आपने, ठीक है? और याद भी रखना है, कहाँ पर कौन सा मस्तिष्क का पार्ट होगा, क्योंकि पूछा जाता है मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए, ये मानव मस्तिष्क है। अब दूसरा भाग होता है बेटा, देखो मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ पर है? यहाँ पर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है? देखो मध्य मस्तिष्क क्या होता है बेटा? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क दृष्टि एवं श्रवण के उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। हमें जो देखने की क्षमताएं होती हैं, हम कहाँ से देख पाते हैं या सुन पाते हैं, उसकी जो अनुक्रिया है, जैसे हमने कुछ चीज देखी और उसके बाद हमने देखा, उसके प्रति हमें क्या अनुक्रिया करनी, तो ये सारा काम कहाँ से होता है? मध्य मस्तिष्क से होता है ना? अनुक्रिया करना। जैसे माना हमने कुछ चीज देखा तो उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? वो मध्य मस्तिष्क का कार्य है। तो मध्य मस्तिष्क क्या है? देखो, दृष्टि, श्रवण, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया में सिर, गर्दन, धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारा सिर काम करता है, गर्दन काम करती है, धड़ काम करता है, ये किससे? मध्य मस्तिष्क से नियंत्रित होते हैं, ठीक है ना? जो मध्य, है ना, दृष्टि और श्रवण से, ठीक है ना? यहाँ क्या होता है? नेत्र पेशियों की जो क्रियाएं होती, क्रियाओं, पुतली, जो पुतली में अवनेत्र लेंस के आकार, जो अवनेत्र लेंस होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक आंख में एक छोटा सा भाग होता है, कभी दूसरे का आंख को देखो, गौर से देखना, ये आंख है, इसके बीच में एक काला, ऐसे काले रंग का एक छोटा सा ऐसा पार्ट होता है। तो जब आप क्या करोगे, धूप में रहोगे, माना तेज धूप में है, तो ये इसका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होगा, है ना? डॉट होगा। जब आप धूप में आए तो ये कम हो जाएगा, इसका आकार बहुत छोटा होगा। लेकिन जब आप फिर उसके बाद क्या करना, अंधेरे कमरे में जाना, अंधेरे कमरे में जाना, पहले तो धूप में जो व्यक्ति आया होगा उसके आंख का पुतली देखो, इसको बीच वाले भाग देखो, तो बहुत छोटा हो रखा होगा। उसके बाद क्या करना है, उस व्यक्ति को अंधेरे कमरे में भेजो, और ज्यादा नहीं 10-15 मिनट उसको अंधेरे कमरे में रखो, फिर उसकी आंख की वो जो काला वाला भाग देखोगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं होगा लेकिन थोड़ा इसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? इसकी जो आकृति है, पुतली में जो अभिनेत्र लेंस है कि आकार और आकृति में परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, ये काम कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? क्योंकि होता क्या बेटा, जब तेज प्रकाश होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस होती है,
तेज प्रकाश फिर हमारे आंख के अंदर चले जाएगा, जो हमारे आंख को नुकसान पहुंचाता है। इसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ताकि आंख के अंदर ज्यादा प्रकाश न जाए। और जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो ये पुतली क्या हो जाती है? फैल जाती है, और ताकि इसमें प्रकाश जाए, और इसलिए इसका आकार बड़ा हो जाता है। और जब ये प्रकाश में होता है तो उसका आकार छोटा होता है। तो ये परिवर्तन, ये नियंत्रित कहाँ से होता है? ये मध्य मस्तिष्क से होता है। कहाँ से नियंत्रित होता है? मध्य मस्तिष्क। इसका प्रयोग आप लोग करेंगे, ठीक है? कि आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे भाई या बहन को ले जाना, उसको अंधेरे कमरे में थोड़ी देर रखना, फिर उसकी पुतली को देखना, वो बड़ी होगी, फिर उसको बाहर लेके आना, धूप धूप में, तो उसका आकार थोड़ा सा बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? ये छोटे बड़े आकार होते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं, है ना? पुतली का आकार, इनकी आकृति में परिवर्तन होता है। पुतली में जो अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस के आकार एवं आकृति में क्या होता है? परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। ये काम किसका है? मध्य मस्तिष्क का। अब देखो उसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के कुछ पार्ट है बेटा, देखो, पॉन्स, अनुमस्तिष्क, मेडुला, मेरुरज्जु, है ना? यहाँ पर हम देखते हैं, देखो जी, ये हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क है, ये पॉन्स हो गया, मेडुला और अनुमस्तिष्क, और मेरुरज्जु तो इधर की तरफ है, ये मेरुरज्जु ये इधर जा रही है। रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं ना मेरुरज्जु, गर्दन और शरीर को जोड़ने वाली होती है मेरुरज्जु। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारी सूचना इसी के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, मेरुरज्जु के द्वारा, है ना? जो रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का। तो ये सारी सूचनाओं को कहाँ पहुंचाती है? यहाँ पहुंचाती है। देखो यहाँ पर हमारे पार्ट हो गए पश्चिम मस्तिष्क के, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया। ये किसका भाग है? ये है पश्चिम मस्तिष्क। देखो यहाँ पर पॉन्स हो गया, है ना? अनुमस्तिष्क हो गया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है पीयूष ग्रंथि, ये तो बाद में बताऊंगा आपको। छोटी सी ग्रंथि, लेकिन 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हो। हमारे शरीर में 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और जैसे राई का दाना होता है, इतनी बड़ी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, मस्तिष्क में रहती है ना? देखो अब हम इन तीन के बारे में देखेंगे। पहला है पॉन्स। देखो पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, हैं? इसके भी कितने भाग हो गए? 3 भाग हैं। कौन-कौन से? पॉन्स हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया और मेडुला हो गया। ये मेरुरज्जु अलग पार्ट है ना? तो देखो पश्चिम मस्तिष्क में क्या है? पॉन्स क्या काम करता है? श्वसन को नियंत्रित करने वाला भाग, जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, वो कौन-सा है? वो पॉन्स है। श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? पॉन्स। अनुमस्तिष्क क्या काम करता है? जो अनुमस्तिष्क है, ये क्या करता है? शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखना में सहायता करता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि हम पाँव एक निश्चित जगह रखना चाहते हैं, तो हम पाँव निश्चित जगह रख पाते हैं, ठीक है? हम खड़े हो पाते हैं। तो इसको संतुलन, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? ये अनुमस्तिष्क का काम है, ठीक है? जैसे पैदल चलना, नृत्य करना, है ना? साइकिल चलाना, पेंसिल पकड़ना, बहुत सारे काम हो सकते हैं। इस हम संतुलन बनाए हुए हैं, साइकिल में बैठ के चलते हैं, डांस करते हैं, है ना? और पेंसिल चलाते हैं, पेंसिल को पकड़ते हैं, उसको हमें इतना घुमाना, मान लीजिए देखो इतना ही घुमाना, तो हमने ऐसे, हमने स लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं, हमें अनु ऐसे लिखना, अनु, देखो अनु, तो हमने पूरा नियंत्रण है अपने हाथों में, ठीक है? तो जहाँ पर संतुलन और आसन, शरीर के आसन हो गए और संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है हमारा कौन? अनुमस्तिष्क। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो अनुमस्तिष्क के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? अनुमस्तिष्क। तो ये क्लियर हो गया बेटा कि अनुमस्तिष्क क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। मेडुला, ये जो पश्चिम मस्तिष्क का तीसरा भाग है, ये है मेडुला। मेडुला क्या होता है? विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं, अब देखो मेडुला से कौन नियंत्रित हो रहा है? तो पूछा जाता है आपसे कि मेडुला से कौन सी, जैसे माना हृदय की गति कहाँ से नियंत्रित होती है? तो हृदय की गति जो है, हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय हमारा धड़कता है, तो उसको नियंत्रित कहाँ से करता है? ये करता है बेटा मेडुला से। कहाँ से नियंत्रित करता है? मेडुला से। श्वसन, सांस लेना, सांस हम लेते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप जिसको बोलते हैं बीपी, बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, ये सब मेडुला का काम, मेडुला का काम है ना? आहार नाल की कर्माकुंचन गति, ये भी मेडुला का काम है ना? गतियों को नियंत्रित करना। यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, वो सब के सब कहाँ से? मेडुला से हुआ है। जैसे देखो, हम कितनी भी कोशिश करें, हमने मान लीजिए खाना खाया, उसको निगला, तो निगल करके वो ऑटोमेटिक चले जाता शरीर। जैसे खांसना है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता था, अनैच्छिक क्रिया है ना? देखो छींकना हो गया, लार का बनना हो गया, लार, अभी मैं कहूँ कि खट्टी चीज कोई दिखा दूं तो सबके मुंह में लार आ जाती है, हम रोक ही नहीं सकते उसको, है ना? उल्टी आना, उल्टी या बमन, ये सब के सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और इनका नियंत्रण का केंद्र कौन सा है? मेडुला है। ये सारी चीजें कहाँ से प्रभावित होती है? मेडुला से। और मेडुला किसका भाग है? ये पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क में 3 चीजें होती हैं। देखो कौन-कौन सी, एक पॉन्स है, अनुमस्तिष्क है और मेडुला। अब कोई पूछे पूछे आपसे श्वसन कहाँ नियंत्रित होता है? पश्चिम मस्तिष्क के पॉन्स में, ठीक है ना? और जैसे हम इससे पूछे पैदल चलना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, पेंसिल पकड़ना, ये किसका किसका कार्य, कहाँ का, किससे नियंत्रित होते हैं? ये होता है पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग में। यदि माना अनैच्छिक क्रियाएँ जो होती हैं, कहाँ होती होंगी अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा, ये पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला में नियंत्रित होती है ना? इससे नियंत्रित। ये तीनों पार्ट्स हम समझ गए होंगे, है ना? उसके बाद आता है बेटा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है? तो जो मेडुला के नीचे स्थित जो है, स्थित होता है। जैसे हमने अभी देखा था, यहाँ पर मेडुला है, ये मेडुला है, मेडुला है, और मेडुला के बाद जो है, यहाँ से शुरू हो गया मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु।
ठीक है ना? कौन सा हो गया? मेरुरज्जु, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर विज्ञान की भाषा में इसको बोला जाता है मेरुरज्जु, है ना? अब मेरुरज्जु क्या हो गया? देखो मेडुला के नीचे स्थित होता है, ठीक है ना? यहाँ कशेरुकी दंड, कशेरुकी दंड, क्योंकि जो जिनमें कशेरुकी दंड नामक अस्थि मज्जा से ढका होता है, कशेरुकी दंड होता है, उसकी अस्थि मज्जा से ढका रहता है। मेरुरज्जु में 31 मेरु तंत्रिकाएं निकलती, 31 क्या होंगे इसमें? मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है ना? मेरु तंत्रिकाएं इसमें से निकलती थी 31। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो इसे मेरुदंड भी कहते हैं, कशेरुकी, क्योंकि हम कशेरुकी प्राणी होते हैं ये हमारे पास, जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनको कशेरुकी प्राणी कहा जाता है ना? तो ये हो गया। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, जो हमने पढ़ा था, एक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड। यहाँ पर देखो, एक तो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, ये जो ऐसे करके दिखाई दे रहा है, और ये मध्य मस्तिष्क का भाग है ना, ऐसे करके ये दिखाई दे, ये हाइपोथैलेमस है। पीयूष ग्रंथि, ये देखो यहाँ पर छोटी सी, ठीक है, ये दो पार्ट इसमें दिखा रखे हैं, तो उन्हीं को मैं दिखा रहा हूँ, है ना? तो पहले हम हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, ये क्या काम करता हूँ? यह ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित मोचक हार्मोन्स या संबंधक हार्मोन्स उत्पन्न करती है ना? कौन सा हार्मोन? संबंधक हार्मोन और मोचक हार्मोन्स, जो कम किसी क्रिया को मंद कर देती है। हाइपोथैलेमस का कार्य पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन्स और संबंधक हार्मोन्स उत्पन्न करना है। ये क्या काम करता है? इसका मेन कार्य है इस पीयूष ग्रंथि से एक तो संबंधक हार्मोन्स हो गए और पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या करेगा? उत्पन्न करवाएगा, है ना? देखो अब पीयूष ग्रंथि क्या हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखो इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के बाद, है ना? इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है? यह कई प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करती है, बहुत सारे प्रकार, है ना? और मस्तिष्क के ठीक नीचे उपस्थित होती है। जैसे एक एग्जांपल देंगे तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो हमारा वृद्धि हार्मोन्स होता है, ये यहीं से स्रावित होता है, जिससे हम पढ़ते हैं, है ना? जिससे हमारी वृद्धि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि से। यहाँ लगभग लगभग 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो ये एक राई के दाने के बराबर है, ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीजों को हमारे शरीर को ठीक करती है। उसके बाद होता है बेटा थायराइड ग्लैंड, या अवटु ग्रंथि बोलते हैं उसको, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, ठीक है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है, ये हमारे गले में होती है, ठीक है? और क्या होता है? गले में, गले के पास होती है ना? देखो, यह श्वास नली से संलग्न होती है, जो हमारी श्वास नली होती है उससे जुड़ी हुई रहती है। देखो, थायराइड ग्रंथि से, ये याद रखना, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन, ठीक है ना? और यदि शरीर में थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? यदि माना थायराइड की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो कौन सा क्या होगा? तो हमें हो जाता है घेंगा रोग। घेंगा जानते हैं? जिससे हमारा गला फूलने लग जाता है, गला फूल करके बहुत बड़ा हो जाता है ना? ये घेंगा रोग होता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित करती है। और जब माना सपोज थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, ये तो कमी हो जाए, है ना? कमी होगी तो घेंगा हो जाएगा, और ज्यादा मात्रा में स्रावित हो गया तो क्या होगा? मोटापा हो जाता है, बहुत मोटे हो जाता है ना? घबराहट होती है उसको। थायराइड की बीमारी बहुत अधिकतर लोगों को होती है ना? तो यहाँ पर क्या है? कमी से तो होता है घेंगा रोग, थायराइड की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग। और अधिकता से होता है हाइपर थायरो हाइपर 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 थायरॉयडिक्सिन, यानी कि आंखों का बाहर आना रोग हो जाता है, आंखें सीधे बाहर की तरफ आ जाता है, हाइपर थायरॉइड हो जाता है ना? तो यहाँ पर अधिक मात्रा भी खराब होती है और कम मात्रा भी इसकी खराब होती है। तो ये दोनों तरह, यानी कि उचित मात्रा इसको स्रावित होनी चाहिए। तो कौन सा हार्मोन थायराइड की रहती है? ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पैराथायरॉइड या परावटु ग्रंथि, है ना? ये गर्दन के ठीक निचले भाग में पाई जाती है, जो गर्दन होता है उसके ठीक निचले भाग में पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये पैराथार्मोन्स नामक हार्मोन स्रावित करती है। यह क्या करता है? रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट स्तरों को नियंत्रित करता है। तो ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखना में, ये क्या करेगा? रक्त में कैल्शियम हो गया और फॉस्फेट के स्तरों को नियंत्रित करता कौन? पैरा अबटु ग्रंथि, ठीक है ना? पैराबटु, ठीक है ना? या पैराथायरॉइड कहा जाता है इसको। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? थायरोक्सिन। याद रखना, ये हार्मोन्स भी सारे याद करने हैं आपको, है ना? नेक्स्ट है बेटा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में देखोगे तो अग्नाशय क्या होता है? आप लोगों को मैंने बताया होगा, जैसे आमाशय, आमाशय ऐसे थैले के समान संरचना थी, ऐसे, ठीक है? और उसके बाद हमने देखा ऐसे करके मुड़ा होता है ग्रहणी, यहाँ बीच में, यहाँ से ऐसे निकला होता, इसको तो बोलते थे यकृत। यहाँ पित्त रस की थैली थी, पित्ताशय था, लेकिन यहाँ बीच में एक ऐसे जुड़ा हुआ था, पत्ती की जैसे तरह से। ये है बेटा अग्नाशय, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है अग्नाशय। यहाँ पर जो पत्ती जैसी संरचना है, ये अग्नाशय क्या है? अग्नाशय, ये है अग्नाशय,
ठीक है, जो पत्ती जैसी संरचना है। तो इस अग्नाशय में देखो, आमाशय के ठीक नीचे, देखो आमाशय है, ये ऊपर वाला, ये आमाशय है। तो आमाशय के ठीक नीचे होता है, देखो अग्नाशय, है ना? इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिश्रित ग्रंथि। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है बेटा, जो सीधे जो है अपने एंजाइम या हार्मोन्स को सीधे क्या करती हैं? रक्त में स्रावित कर देती है। सीधे रक्त में स्रावित करती है। तो ये क्या है? अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी है, दोनों रूपों में रहती है। देखो यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। ये एंजाइम भी स्रावित करती है यहाँ से, और हार्मोन, दो चीजें होती हैं। एक होता है एंजाइम और दूसरा होता है हार्मोन। इनको याद रखना बेटा, हार्मोन। ये दोनों का स्रावण करती है। देखो ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन, दो हार्मोन स्रावित करती है। कौन कौन से? एक करती है, दो हार्मोन स्रावित होते हैं अग्नाशय से। कौन कौन से? एक तो होगा ग्लूकेगॉन और दूसरा इंसुलिन। क्या काम करते हैं बेटा, किसी को पता है? इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकेगॉन क्या करते होंगे? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक के बात कर रहा हूँ। बताओ क्या काम करते हैं इंसुलिन हार्मोन्स, क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं बेटा इंसुलिन? इंसुलिन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी। आप लोगों ने मधुमेह रोग सुना? शुगर शुगर की बीमारी हो जाती है, शुगर। क्या होता है शुगर की बीमारी? अधिकांश लोगों को हो रही है। क्या होता है बेटा? ये इंसुलिन की कमी से होता है। शुगर, डायबिटीज, मधुमेह, हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, मधुमेह रोग, है ना? डायबिटीज जिसको बोलते हैं, डायबिटीज हो गया, मधुमेह रोग। इसमें होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखो मधुमेह में कुछ नहीं होता। आप लोग सोचते हैं चीनी खाने से, माना कोई लोग ज्यादा मीठा खाते हैं तो कहते हैं इसको क्या होगा, डायबिटीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हमारे पास जो अग्नाशय होता है बेटा, अग्नाशय में जो हमारे पास यहाँ से जो स्रावित होता है वो होता है इंसुलिन, और एक होता है ग्लूकागॉन। तो हमारे रक्त में क्या, पहले रक्त की बात करते हैं, है ना, जिसको हम खून कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा होती है। ग्लूकोज की क्या होती है? निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा। मान लीजिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा होगी, मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमारे पास क्या है? इंसुलिन आता है, यहाँ से, कहां से? अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, और उस अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, संभाल देता है, भंडारण कर देता है। और फिर क्या हो जाता है? जो रक्त है बेटा, उसमें ग्लूकोज की मात्रा निश्चित हो जाती है। जैसे ज्यादा हुई तो इसने इंसुलिन स्रावित किया, ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित कर दिया। जैसे ही मान लीजिए ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, तो ये फिर क्या कर देता है? जो ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये हमेशा बना के रखा है, ग्लूकोज की मात्रा फिक्स करके रखा है। लेकिन हुआ क्या? हमारा अग्नाशय खराब हो गया। अग्नाशय में कौन सी ग्रंथि, है ना, अग्नाशय इंसुलिन सही ढंग से नहीं भेज रहा है। उससे क्या हो जाता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में। वही डायबिटीज है, वही मधुमेह रोग है। तो इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर प्रॉपरली क्या नहीं करता, काम नहीं करता है, और उससे हमें डायबिटीज हो जाता है। उससे क्या होता है? डायबिटीज होता है। इसको बोलते हैं, कौन सा रोग होता है? डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, याद रखना। ये बेटा मधुमेह रोग, है ना? इंसुलिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड की है ना। देखो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन देखो, इंसुलिन शरीर में शर्करा की स्तर को बनाए रखता है, जो मैंने अभी बताया था। शरीर में क्या करता है? शर्करा, शर्करा हमारी ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। देखो शर्करा की ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज जो शर्करा की, है ना, शर्करा की जो ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन अधिकता से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है ना। यदि हम देखेंगे तो शर्करा से, यदि शर्करा की मात्रा अधिक हो जाए तो उससे मधुमेह रोग होता है ना। और ग्लूकोज क्या करता है? आवश्यकता पड़ने पर संतुलित जो ग्लाइकोजन है, जो हमारे पास क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, इसको सन में लिखते बेटा, है ना, को शर्करा में बदलने के लिए प्रेरित करता है। जब ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कौन बदलेगा? ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन होता है ना। और शर्करा को ग्लूकोज में कौन, शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा? जैसे शर्करा है, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा? वो इंसुलिन। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर होने चाहिए, दोनों की मात्राएं नियंत्रित। ठीक है, ग्लूकेगॉन क्या करेगा? ग्लूकेगॉन को, जो संचित हमारे पास ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा, और इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। दोनों का काम है ना, इस प्रकार से। उसके बाद होता है बेटा विषम, है ना। ये देखो यहाँ क्या होते हैं, यहाँ ग्रंथियां केवल नरों में पाई जाती है,
जो पुरुष होते हैं उनमें पाई जाती हैं विषण, ठीक है ना? और इन ग्रंथियों से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है, वो निकलता है ना? और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित होता है और ये क्या करता है मनुष्य के गौण लक्षण जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना, भारी आवाज होना, ये सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण, है ना? पुरुषों में जैसे दाढ़ी आ जाती है, मूंछें आ जाती हैं, उनकी आवाजें भारी हो जाती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है उसी कारण ऐसा होता है, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा इसमें अंडाशय। ये केवल महिलाओं में होता है ना? ये जो ग्रंथि होती है अंडाशय, ये क्या होती है, वो किसमें होती है? महिलाओं में होती है ना? और इस ग्रंथि से क्या होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन। एक एस्ट्रोजन होता है और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये याद रखना आपको। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन, स्टेरोन हार्मोन्स, है ना? ये दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो अंडाशय से निकलते हैं, ठीक है? ये विषाणु से निकलते हैं अंडाशय। नेक्स्ट है बेटा इसमें एड्रेनलिन। कुछ हार्मोन्स और भी हैं, जैसे है एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन क्या है? ये थोड़ा लिखा हुआ गलत है बेटा इसमें ना, एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन। इसे बोलते हैं संकट मोचक हार्मोन्स भी कहते हैं। ये कैसा हार्मोन्स होता है एड्रेनलिन? ये एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलती है ना? और जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है वो क्या करता है, ये हमारे लिए संकट मोचक हार्मोन्स है ना? ये दो प्रकार के होते हैं, है ना? ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है एड्रेनलिन ग्रंथि, है ना? ये संकट मोचक ग्रंथि भी है, एड्रेनलिन ग्रंथि। तो ये क्या है? संकट मोचक ग्रंथि है, याद रखना। एड्रेनलिन ग्रंथि क्या है? संकट मोचक ग्रंथि है। और ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। पहला है एड्रेनलिन है ना? तो ये क्या करेंगे, ये हार्मोन्स को कम होने पर स्रावित करती है। जिससे आप लोगों ने देखा होगा एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है बेटा, वो हमने कहा यहाँ पर संकट मोचक है। संकट मोचक का मतलब ये होता है कि जैसे आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा कैसे आता है? गुस्सा आता है जब हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना? उससे क्या होता है, हमारे शरीर में उत्प्रेरक चीजें आती हैं, देखो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, अनेक क्रियाएं जैसे बाहरी उद्दीपनों के कारण अनक्रिया, इसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, है ना? स्वादिष्ट भोजन देखते ही लार आना, जैसे स्वादिष्ट भोजन दिखाई देता है वैसे हमारे मुंह में लार आ जाती है, ठीक है? देखो कांटा चुभते ही पैर पैर को झटके से उठा देना, छींकना, खांसना, ये सारा काम किसका है? एड्रेनलिन। गुस्सा आना, है ना? ये सब उसका एड्रेनलिन हार्मोन है। यहाँ तक कि इस हार्मोन का प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है ना, तो उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु से पहले क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों की जैसे हम धड़कन देखते हैं, हृदय की धड़कन कभी-कभी डॉक्टर को दिखाई नहीं देती, यानी बहुत कम हो जाती, स्लो हो जाती। तो डॉक्टर क्या करता है, उस हृदय की धड़कन को तेज करने के लिए एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाता है। ये आदमी जिंदा है कि मर तो नहीं गया, है ना? तो उसकी हृदय बिल्कुल बहुत धीमी हो गई, हृदय की जो धड़कन है वो बहुत धीमी हो गई। तो वो क्या करता है, एड्रेनालिन हार्मोन लगाता है उसे। और फिर यदि तेज हो गई, तो उस समय नेता भी जिंदा है। और यदि उसके बाद भी उसकी धड़कन नहीं दिखाई दे रही, तो उसका मतलब उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक भी हम उसका पता कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है बेटे, ये है जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये हमेशा कहाँ से नियंत्रित होती हैं? रीढ़ की हड्डी या मेरु रज्जु से, है ना? प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पैर को हटाना, गर्म वस्तु को छूने से तुरंत हटा देना, खांसना, चीखना, ये सब क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। और ये कहाँ से नियंत्रित होती हैं? ये मेरु रज्जु से, मेरु रज्जु से, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उससे नियंत्रित होती है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है ना? उसके बाद प्रतिवर्ती चाप है बेटे। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिवर्ती चाप है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क में तंत्रिका आवेगों द्वारा अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है, जो प्रतिवर्ती क्रिया में जो तंत्रिका आवेग होते हैं, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया है पाँव हटाना, कांटा चुभा पाँव हटा दी, है ना? तो ये कहता है कि जो तंत्रिका आवेग होते हैं, तंत्रिका आवेगों द्वारा अपनाया गया मार्ग, जो उसने मार्ग अपनाया, उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये है प्रतिवर्ती चाप। जो प्रतिवर्ती क्रिया, केवल प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर रहा हूँ। प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है? छींकना हो गया, हमने ठंडा लगा तुरंत छींका, खांसना हो गया तुरंत हमें कुछ गले में लगा, खांसी आ गई, है ना? गर्म वस्तु को हमने टच किया, तुरंत हाथ वापस हटा दिया। तो जैसे हमने टच किया वैसे तुरंत वापस हटा दिया। तो उस समय जो क्या करेगी प्रतिवर्ती क्रियाएं हुई, तो जो तंत्र का आवेग है, उन्होंने एक मार्ग अपनाया होगा, है ना? ये आवेग ने क्या किया, एक मार्ग अपनाया, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, है ना? और देखो प्रतिवर्ती चाप क्या है? तत्काल अनुक्रिया करवाता है। जो प्रतिवर्ती चाप होता है वो क्या करता है? तुरंत अनुक्रिया करवाता है। जैसे गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ को दूर हट जाना। क्योंकि यदि हम हाथ की, मानो यहाँ पर प्लेट थी, है ना? ये बहुत गर्म थी, है ना? हमने हाथ लगाया, तो हाथ से सूचना जाएगी मस्तिष्क से। मस्तिष्क ने कहा, अरे भाई ये गर्म वस्तु, इसको हटा, तो उसमें समय लगेगा, तब तक तो हाथ जल जाएगा। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जैसे मानो कोई प्लेट है, गर्म वस्तु है और उसमें हमने हाथ लगाया, तो हाथ से सूचना पहले जाती है बेटा मस्तिष्क में, जानी चाहिए थी मस्तिष्क में। मस्तिष्क दिखेगा कि ये वस्तु गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म। फिर वहाँ से सूचना भेजेगा इसको हटा, हाथ हटाने की सूचना देगा।
इतनी देर में तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जैसे हाथ लगे टच होगा तुरंत वापस हो जाएगा, है ना। तो ये काम है इसका प्रतिवर्ती चाप, ये तुरंत हटाने का काम करता है। और ये कहाँ से नियंत्रित होता है, ये मेरु रज्जु से होता है, रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी के पास तुरंत जाता है, सूचना वहीं से प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं, है ना। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती है, मेरु रज्जु से, मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता। देखो ऊष्मा कैसे चलती है, देखो ऊष्मा देखा, त्वचा जो है संवेदी अंग था, त्वचा ने इसको पहचाना ऊष्मा गर्मी हो रही है, संवेदी तंत्रिका कोशिका पर गई, ठीक है ना, और ये मस्तिष्क के पास गया, मस्तिष्क के आंतरिक तंत्र के पास गया, फिर प्रेरक कोशिकाओं ने काम किया, प्रेरक कोशिकाओं ने अनुक्रिया वाले भाग को आदेश दिया। इतनी लंबी प्रोसेस होती है, कितने सेकंड में हो जाती है, बहुत तेजी से होती है ना। ये बेटा, और इस प्रकार से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।